बीना अपने पूरे गांव में अपने काम के लिए बड़ी फेमस थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो बीना ना कर सके और सभी काम इतनी सफाई और इतनी जल्दी करती थी कि सारा गांव हैरान था। लेकिन बीना जितनी गुनी थी उतनी ही बदसूरत। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के साथ बीना को देखने आता है और बीना को देखते ही राहुल का मुंह बन जाता है। पर राहुल की माँ तारा बीना को पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। अरे बहन, मुझे तो आपकी लड़की में कोई खोट नजर नहीं आ रही। आपकी लड़की तो सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे तो अपने राहुल के लिए आपकी बीना बहुत पसंद है। आप तो बस जल्दी से चट मंगनी पट्टे ब्याह करने की तैयारी करिए। पर माँ, मुझे ये लड़की नहीं पसंद। आप खुद देखो, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सब मेरा मजाक बनाएंगे। राहुल बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वैसे भी हमें कभी किसी की शक्ल नहीं बल्कि उसकी सीरत देखनी चाहिए। तुझे नहीं पता, जब मेरी शादी तेरे पिताजी से हुई थी ना, तब मैं भी बहुत बदसूरत थी, लेकिन फिर भी तेरे पिताजी ने मुझसे शादी करी। पर माँ, चुपचाप यहाँ बैठा रहे। मुझे अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए और मैंने बीना के बारे में बहुत सुना है। जितना सुना है उस हिसाब से बीना मेरे घर के लिए बहुत ठीक है। इस तरह से तारा अपने बेटे की बात को काट कर रिश्ता पक्का कर देती है और बहुत जल्द बीना की शादी राहुल से हो जाती है। शादी होने के बाद जब बीना अपने पति के कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही होती है तो राहुल कमरे में आकर उसे कहता है, देखो बीना, मैं इस शादी को नहीं मानता। मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे पसंद नहीं आई थी और ये शादी माँ ने जबरदस्ती करवाई है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे कमरे के साथ मेरे दिल में भी जगह बनाओ तो तुम्हें 10 दिनों तक वो सब काम करने होंगे जो मैं कहूँगा। आप मेरे पति हैं और एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सारी बात माने। इसीलिए मुझे आपकी सारी शर्त और सारा काम मंजूर है। तो फिर ठीक है। मैंने तुम्हारे गांव में तुम्हारे काम की बहुत प्रशंसा सुनी है। यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं कि शायद देवी माँ ने तुम्हें आशीर्वाद में 5 हाथ दिए हैं। क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। शायद इसी वजह से तुम सारे काम इतनी जल्दी कर लेती हो। पर आज तक कभी किसी ने तुम्हारे 5 हाथ देखे नहीं है। लोगों का क्या है राहुल जी, वो तो बस बातें बनाते हैं। डिपेंड तो हम पर करता है कि हम सामने वाले पर कितना विश्वास करते हैं। पर आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि आपको मेरी या गांव वालों की किसी की भी बात पर विश्वास नहीं है। खैर, मेरी शर्त यह है कि 10 दिनों तक घर में कोई नौकर नहीं आएगा और मेरी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम घर के काम के साथ साथ बच्चे और मेरे ऑफिस का काम भी संभालोगी, वो भी घर पर अकेली रहकर, बिना माँ की मदद लिए। राहुल की ये सब बातें सुनकर बीना को जरा भी डर नहीं लगता और वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए राहुल से कहती है, ठीक है राहुल जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। इन 10 दिनों में मैं आपकी सभी बातें मानूंगी, पर मैं जब कोई काम करूंगी तो मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। ये काम मैं अपने हिसाब से करूंगी, एक कमरे में रहकर। तुम्हें अपना काम जैसे करना है करो, बस याद रखना कि तुम इसमें किसी से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लोगी। और दूसरा, अगर तुम फेल हो गई तो 10 दिन बाद तुम मुझे खुद छोड़कर चली जाओगी। इस तरह से अपनी शादी के पहले ही दिन बीना को इतनी बड़ी चुनौती मिल जाती है और अगले ही दिन से बीना अपने काम पर लग जाती है, जहाँ वह सुबह के 5 बजे उठती है, जब घर में सब सो रहे होते हैं। घर में किसी को ना पाकर बीना अपने 5 हाथ प्रकट करती है और अपने 5 हाथों की मदद से घर का सारा काम कर लेती है। जब तक राहुल की आंखें खुलती तब तक घर का सारा काम हुआ देख राहुल की आंखें फटी रह जाती है, जिसके बाद राहुल अपने ऑफिस का सारा काम बीना को दे जाता है। साथ ही गली के कुछ छोटे बच्चों को भी उसके पास छोड़ जाता है। ये सब देख तारा बीना से कहती है, बहू, इतनी सारी ऑफिस की फाइल, ये सारी फाइल तो राहुल की है और मोहल्ले के सारे छोटे बच्चे हमारे घर में क्यों हैं? और तू अकेले इतना सारा काम तो नहीं कर पाएगी ना। ला, मुझे बता, मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए और जाकर आराम कीजिए। वैसे भी राहुल जी ने शादी की पहली रात को गिफ्ट के तौर पर मुझे चुनौती दी है। अगर मैं इन 10 दिन में इस चुनौतियों को पार नहीं कर सकी तो मुझे इस घर की दहलीज को पार करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर को या राहुल जी को छोड़कर जाऊं। इस तरह से बीना सारी बात तारा को बताती है। अपने बेटे की शर्त सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और रात को जब राहुल घर आता है तो तारा
राहुल से कहती है। राहुल बेटा, ये कैसी शर्त है? बीना बहू भी हमारी तरह इंसान है। भगवान ने उसको भी 2 हाथ दिए हैं, भला वो इतना सारा काम कैसे कर पाएगी? तूने क्या सोच के ये सब किया? माँ, आपने ही तो मुझसे कहा था कि बीना अपने पूरे गांव में फेमस है। कहा जाता है कि देवी माँ उसके साथ है और देवी माँ ने उसे 5 हाथ दिए हैं। अगर ये बात सच है तो बीना के लिए कोई भी काम बड़ा कैसे हुआ? बस यही जानने के लिए मैंने बीना को ये चुनौती दी है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और तारा चाहकर भी बीना की मदद नहीं कर पाती। पर बीना अपनी देवी माँ के आशीर्वाद से और अपने 5 हाथ से सभी कामों को बड़े ही आराम से कर लेती है। इस तरह से 9 दिन बीत जाते हैं और राहुल को समझ नहीं आता कि आखिर वो बीना को अपनी दी हुई चुनौतियों में कैसे हराए ताकि उसका पीछा बीना से छूट सके। और इसलिए 10वें दिन वो अचानक से अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है और बीना से कहता है। बीना, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रात के 8 बजे 200 लोग आएंगे। आज मैंने हमारी शादी की पार्टी दी है, इसलिए उन 200 लोगों का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और बीना अपने काम पर लग जाती है। अब बीना अकेले किचन में 200 लोगों का खाना बना रही होती है और तभी राहुल खुद से कहता है। आज मैं घर पर हूँ, आज मेरे पास सुनहरा मौका है। आखिर मैं भी तो देखूं इसके बारे में जो अफवाह फैली है वो सच है या झूठ। इस तरह से राहुल अब किचन में जाता है जहाँ वो बीना को उसके 5 हाथों के साथ काम करता हुआ देखता है। ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद राहुल बीना से कहता है। बीना, गांव वाले तुम्हारे बारे में जो बात करते हैं वो सब सच है। मैं तुमसे नफरत करता रहा, तुम्हारी बदसूरती देखता रहा, जबकि भगवान जी का स्वयं तुम पर हाथ है और ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसके आने से मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। पर फिर भी मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, मुझे माफ कर दो। राहुल जी, आपने मुझे अपना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मैंने आपकी चुनौतियों को भी पास कर लिया है। चलिए अब चलकर सभी मेहमानों को खाना खाने के लिए कह दीजिए। इस तरह से राहुल बीना को अपना लेता है और घर आए सभी मेहमानों को अपनी शादी की पार्टी देता है। जिसके बाद राहुल बीना के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है और बीना अपने 5 हाथों से इसी तरह से सबकी मदद करती है, वो भी बिना किसी को बताए। सिमरन बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहू लेकर आया था। लेकिन जब सिमरन ने अपनी बहू को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने बेटे से बोलने लगी। अरे बेटा, तू तो इंग्लैंड गया था ना, वहाँ से गोरी मैम लेने, लेकिन तू तो ये काली कोयल लेकर आ गया है। हे भगवान, अब तो मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। कहाँ हम सब गोरे गोरे और आने वाला फ्यूचर हमारा काला काला। क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने इंग्लैंड में रहकर भी अपने लिए और आपके लिए इंडियन लड़की देखी। और रंग में क्या रखा है, इंसान की सीरत देखनी चाहिए। और वैसे भी पूर्वी सर्वगुण संपन्न है, एक भी काम नहीं है जो आपकी बहू ना कर सके। देव के काफी समझाने पर सिमरन मुंह बनाना बंद कर देती है और अपनी बहू को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन गुस्से में अपनी बहू को घर का कोई काम नहीं करने देती और ना ही उसे कमरे से बाहर निकलने देती है। तो वहीं दूसरी ओर छुट्टियां पूरी होने के बाद देव भी वापस इंग्लैंड चला जाता है और अब घर में सिमरन अपनी बहू पूर्वी के साथ अकेली होती है और मन ही मन पूर्वी को परेशान करने के बारे में सोचती है। सिमरन, ये अच्छा मौका है। देव इंग्लैंड गया है तो क्यों ना इस बीच कुछ ऐसा करूं कि ये काले तवे जैसी दिखने वाली मेरी बहू अपने आप यहाँ से चली जाए। लेकिन ऐसा क्या करूं? सिमरन अकेली बैठी बैठी ये सब चीज सोच ही रही होती है कि तभी पूर्वी अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और सिमरन से बोलती है। माँ जी, मुझे यहाँ आए 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। माँ जी, अब मैं जैसी हूँ इस घर की बहू हूँ। माँ जी, आप यही आराम कीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से जाने लगती है। तभी सिमरन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेता है और वह पूर्वी को रोकते हुए बोलती है। 1 मिनट, मेरी कोयल जैसी दिखने वाली बहू। जी माँ जी। शाम हो रही है और शाम को मैं नींबू पानी नहीं बल्कि चाय पीती हूँ, वो भी अदरक और इलायची गिराकर। अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर लिया। और हाँ, याद रखना, अपनी जैसी काली मत करना।
सिमरन की बातें सुनकर पूर्वी किचन में चली जाती है और सिमरन के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है। सिमरन जब पूर्वी के हाथ की चाय पीती है तो उसे चाय काफी पसंद आती है और वो पूर्वी से बोलती है, बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने तेरा, काली कोयल। कोयल जैसी दिखती है पर जुबान से मिठास है, ठीक उसी तरह से जैसे तूने ये मीठी चाय बना दी। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चाय की चुस्कियां लेती हुई खुद से बोलती है, अब आएगा मजा। जब ये पूरे दिन काम करती रहेगी ना तो इसकी कमर काम करते करते टूट जाएगी। फिर देखती हूँ इंग्लैंड में मेरी पढ़ी लिखी कोयल जैसी बहू कैसे रहती है इस घर में। इतना बोलकर सिमरन अपनी चाय के मजे ले ही रही होती है। अब इसी तरह से रात हो जाती है और सिमरन पूर्वी को आवाज देती हुए उससे बोलती है, अरे ओ मेरी काली कोयल कहाँ मर गई? वैसे तो तू बड़ा बोल रही थी कि अब मैं ही इस घर की बहू हूँ। अरे अब क्या हुआ? अब बहू होने का फर्ज नहीं निभाना क्या तुझे? सिमरन की आवाज सुनकर पूर्वी जल्दी से सिमरन के पास आती है। बोलिए माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे काली कलूटी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि तेरी तरह रात भी काली है? माना कि इस घर में मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए जाकर कुछ बना दे ताकि रात को मैं चैन से सो सकूं। और हाँ, याद रखना, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करनी है भगवान की, उसके बाद ही नाश्ता बनाना और फिर जाके घर का काम करना। और हाँ, सुबह उठते ही मैं नाश्ता करती हूँ, दवाई खानी होती है मुझे। माँ जी अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना। मैं अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। आप बस टीवी देखिए और आराम कीजिए। मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी खाना बनाने लगती है तो वहीं सिमरन टीवी देखने लगती है और आधे घंटे के अंदर अंदर पूर्वी सिमरन के लिए खाना भी बना लेती है। और जब सिमरन पूर्वी के हाथों का खाना खाती है तो उसे उसके हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अपनी बहू की तारीफ नहीं करती और उसे परेशान करने के लिए उससे बोलती है, अच्छा बहू, कल सुबह तुम घर के सारे पर्दे, कारपेट, पिलो कवर और जितने भी कपड़े हैं सब धो देना। दरअसल बात यह है ना कि बहुत गंदे हो चुके हैं, महीने भर से मैंने धोया नहीं क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर पूर्वी सारे झूठे बर्तन किचन में ले जाती है और सारा काम खत्म करके अपनी सास के लिए गर्म दूध उनके कमरे में ले जाती है और टाइम पर सिमरन को दवाई खिलाकर सुला देती है। अगली सुबह जब सिमरन उठती है तो सिमरन देखती है कि पूर्वी ने नहा धोकर भगवान की पूजा कर ली है और उसके लिए नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है, जिसके बाद सिमरन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जब सिमरन टेबल पर जाती है तो पूर्वी सिमरन को नाश्ता करवाकर उन्हें उसकी दवाई भी खाने को दे देती है, जिसके बाद सिमरन मन ही मन खुद से बोलती है, अरे ये लड़की तो मुझसे भी तेज निकली। मुझे लगा था कि मैं इससे पहले उठ जाऊंगी और फिर मैं इसे खरी खोटी सुनाऊंगी, लेकिन ये तो मुझसे पहले ही उठ के घर का सारा काम कर ली। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, मेरी तबीयत खराब है और मैं ये सोच रही थी घर में कुछ जरूरत का सामान है वो खत्म हो चुका है, अब उन्हीं को लेने के लिए बाहर कैसे जाऊं। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। अब सिमरन जानबूझकर पूर्वी को दूर के मार्केट में भेज देती है ताकि उसे सामान लाने में देरी हो जाए और सिमरन उसे इतनी खड़ी खोटी सुनाए कि वो घर छोड़कर खुद ही चले जाए। लेकिन पूर्वी टाइम से घर आ जाती है और घर का सारा काम करके दोपहर का खाना भी बना लेती है। ये सब देखकर सिमरन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो पूर्वी को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन की सारी शिकायतें भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन की एक पड़ोसन उसके घर आती है और अपनी उस पड़ोसन को देख सिमरन खुद से बोलती है, हे भगवान, ये चुगलखोर औरत कहाँ से आ गई मेरे घर में? पक्का ये मेरी बहू को देखने के लिए आई है। मैंने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की ना। अगर इसने मेरी काली बहू को देख लिया ना तो पूरे मोहल्ले में चुगली करती फिरेगी मेरी बहू की और सबको ढोल पीट पीट कर बताएगी कि सिमरन का बेटा इंग्लैंड से काली बहू लेकर आया है। और बहाने करके उसे अपने घर से निकाल देती है। लेकिन उसकी पड़ोसन घर से नहीं जाती, उल्टा वो शोर मचाकर गली की कुछ और पड़ोसियों को बुला लेती है। अब सभी पड़ोसन सिमरन से उसकी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को सबके सामने अपनी बहू की मुंह दिखाई करवानी ही पड़ती है। और जब वो सब पूर्वी को देखती हैं, तो हंसते हुए सिमरन से बोलती हैं, तेरे बेटे को कोई और नहीं मिली?
मिली तो ये काली काली बहू से शादी की। अरे ओ चुगलखोर औरत, रंग तो भगवान की देन है, इंसान को इंसान की सीरत देखनी चाहिए। तेरी बहू तो बहुत गोरी है, पर हम सब जानते हैं कि वो कैसी है और तुझे लात मारकर घर से निकालने में रहती है। तभी तो तू यहाँ वहाँ जाकर मुंह मारती फिरती है और दूसरों के घर की चुगली करती है। मेरी बहू काली है पर तेरी बहू जैसी नहीं है। अरे मेरी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। मेरे बेटे ने भले ही काली बहू से शादी करी है। सिमरन की इतनी कड़वी बातें सुनकर सभी औरतें मुंह बनाकर चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी को बहुत खुशी होती है कि सिमरन ने उसे सच्चे दिल से अपना लिया है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। रात में एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से झांकने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक चुड़ैल गांव में आकर खाना बना रही है। ये देखकर पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति शंभू से कहती है, शंभू, ये हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई और ये इतनी रात को गांव के अंदर इतना सारा खाना क्यों बना रही है? पता नहीं पुष्पा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शंभू, हम शहर में ही ठीक थे। हम बेकार में ही इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव में माँ और पापा से मिलने के लिए आ गए। पर पुष्पा, इस साल गांव में आना भी तो जरूरी था। कितने साल हो चुके हैं माँ और पापा से मिले हुए, और वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि इस गांव में किसी चुड़ैल का साया आ चुका है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुष्पा की सास आशा वहाँ पर आ जाती है और घर की खिड़कियों को बंद करके उन दोनों से बोलती है, अरे मेरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने सालों बाद तुम दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए हो और तुम हो कि इतनी रात को उस चुड़ैल को देख रहे हो। जानते हो ना, गांव के बाहर चुड़ैल आई हुई है। अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो मुझे डर है कि तुम दोनों को कहीं मार ही न डाले। माँ जी, आज से पहले तो हमारे गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं थी, फिर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और अगर गांव में किसी चुड़ैल का साया था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पर बहू, मुझे और गांव वालों को नहीं पता था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई। आज से पहले हम गांव वालों ने इस चुड़ैल को कभी नहीं देखा। ये आज पहली बार इस गांव में आई है। अब पता नहीं ये चुड़ैल क्या करेगी। अब इसी तरह से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चुड़ैल से बचने के लिए छुप जाते हैं। वहीं चुड़ैल अपना खाना बनाकर खुद से बोलती है, मेरा लंगर तैयार हो गया। अब मुझे बस इन सभी गांव वालों को बाहर बुलाना होगा ताकि ये सब आकर मेरा लंगर खाएं। और अगर किसी ने मेरा लंगर नहीं खाया तो वो जान से जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके सभी घरों का दरवाजा खटखटाती है, परंतु कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता। ये सब देखकर चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी शक्तियों से मौसम का रुख बदल देती है। अब तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियां गरीब लोगों के ऊपर गिरने लगती है। साथ ही चुड़ैल सभी गांव वालों को धमकाते हुए बोलती है, गांव वालों, अगर अब भी तुम लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर मेरा लंगर नहीं खाया तो मैं एक एक करके तुम सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले एक एक करके अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल सभी को अपना लंगर खिलाती है और सभी को लंगर देते हुए सभी गांव वालों से बोलती है, खाओ, मेरा लंगर खाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अब तुम में से कुछ लोग मर जाएंगे और फिर मैं उनकी लाशों को अपने साथ ले जाऊंगी। और एक बात याद रखना, मैं कल फिर इसी वक्त आऊंगी और इस बार मुझे तुम लोगों को बुलाना ना पड़े। तुम सब के सब खुद ब खुद मेरा लंगर खाने के लिए खड़े हो जाना, समझे? चुड़ैल की बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत डरते हैं और वे सभी चुप होकर लंगर खा रहे होते हैं और चुड़ैल को देख रहे होते हैं। परंतु जब चुड़ैल को अपनी बातों का जवाब नहीं मिलता तो वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद गांव का एक आदमी चुड़ैल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सब कल तुम्हारा लंगर खाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तभी गांव के कुछ आदमियों के मुंह से खून निकलने लगता है। उनके मुंह से निकलता खून देखकर चुड़ैल अपने एक बर्तन में उनका खून जमा कर लेती है। जिसके बाद वो लोग कुछ ही समय में मर जाते हैं। मर गए बेचारे मेरा लंगर खाकर। अब मैं इनकी लाश को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उनकी लाशों को अपने साथ लेकर चली जाती है और अगली रात फिर से आकर वो सभी गांव वालों को अपने हाथों से लंगर खिलाती है और उसमें से फिर कुछ लोग मारे जाते हैं। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से शुरू हो जाता है और अब चुड़ैल हमेशा गांव में आती और जबरदस्ती गांव वालों को अपना लंगर खिलाती। लंगर खाने की वजह से हमेशा कुछ लोग मारे जाते
अब सभी गांव वाले लंगर खिलाने वाली चुड़ैल से परेशान हो जाते हैं और एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं। गांव वालों, इस चुड़ैल का आतंक तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले दिन हमारे गांव से 5 लोगों की मौत हुई, दूसरे दिन 10। धीरे धीरे मौत का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा और वो चुड़ैल हर रात आती है और जबरदस्ती हमें अपना लंगर खिलाती है। आखिर कब तक हम उस चुड़ैल का जुल्म सहेंगे? अब हम सबको चुड़ैल का सामना करना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पुष्पा बहन। अब हमें इस चुड़ैल से सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा ही बचा सकते हैं, परंतु वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। हम गांव वाले उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उस बाबा के पास पहुंचेंगे तब तक शाम हो जाएगी और रात को वो चुड़ैल एक बार फिर से हमारे गांव में आ जाएगी। और अगर उसने एक भी इंसान गांव में कम देखा तो न जाने वो हम गांव वालों के साथ क्या करेगी। मेरे पास एक प्लान है। अगर हम गांव वाले इस चुड़ैल के जाने के साथ ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएं, तो हम अगली रात जब चुड़ैल आएगी तो उससे पहले अपने पहाड़ी वाले बाबा को ला सकते हैं। हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। अब सभी गांव वाले पुष्पा की बात से सहमत हो जाते हैं और रात को चुड़ैल के आने का इंतजार करते हैं। रात को जैसे ही चुड़ैल आती है और अपना लंगर गांव वालों को खिलाकर कुछ लाश अपने साथ लेकर जाती है, वैसे ही चुड़ैल के जाते ही कुछ गांव वाले भी वहां से पहाड़ी वाले बाबा को लेने के लिए निकल जाते हैं। और अगली रात जब चुड़ैल गाँव के अंदर आती है तो उससे कुछ देर पहले ही गाँव वाले अपने साथ बाबा को लेकर आ जाते हैं। अब एक बार फिर सभी गांव वाले लाइन में खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल उन सभी को लंगर खाने को देती है, परंतु इस बार कोई भी लंगर नहीं खाता। जिस पर चुड़ैल गांव वालों से बोलती, तुम गांव वालों के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम गांव वाले मेरा लंगर खाने से मना करोगे? लगता है तुम लोग वो रात भूल गए। रुको, मैं तुम्हें अभी याद दिलाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल अपनी आंखों की शक्तियों से एक व्यक्ति को हवा में उड़ा देती है और उसे करंट देने लगती है। तभी पहाड़ी वाले बाबा सामने आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, मेरे होते हुए तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मुझे सब पता चल चुका है। मैंने अपनी शक्तियों से पता कर लिया है कि जब तू जीवित थी तब क्या करती थी और मरने के बाद तू इन गांव वालों को लंगर खिलाकर उनकी लाशों का क्या करती है। गांव वालों, जब ये चुड़ैल जिंदा थी तब भी ये लंगर में जहर डालकर लोगों को मारा करती थी और उनकी लाश लेकर उनके अंगों को बेच दिया करती थी। पर एक बार ये पकड़ी गई और पुलिस से बचने के लिए जब ये भागी तो इसका एनकाउंटर हो गया और अब ये चुड़ैल बनकर अपने आदमियों के लिए वही काम कर रही है जो ये पहले किया करती थी। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिस वजह से वो चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और सभी गांव वालों को लंगर खिलाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।